हेलो गाइस, वेलकम टू केम टीचिंग। मैं आज अपने इस वीडियो के साथ अपनी नई एजुकेशन चैनल को भी स्टार्ट कर रहा हूँ और एक नई वीडियो सीरीज भी बना रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये वीडियो सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी केमिस्ट्री में अपना सफर स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि अभी 11-12 साइंस में एडमिशन लिया है। ये वीडियो सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है और ये वीडियो सीरीज उन स्टूडेंट्स को भी काफ़ी मदद करने वाली है जो अभी ग्रेजुएशन में और उनका जो बेसिक्स होता है केमिस्ट्री का या फिर उनका जो फंडा बोलते हैं वो क्लियर नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि साइंस होता क्या है। तो अभी देखो गाइस, मैं बताता हूँ। अभी देखो, आपके पास अगर कोई चीज़ है और आपको पता हो कि उस चीज़ को कैसे करें, यानी कि आपको उस चीज़ को करने का आपके स्टेप्स मालूम हो, या फिर आपके पास उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और आपने उस इन्फॉर्मेशन को एक प्रॉपर वे में अरेंज करके रखा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि आप उसका साइंस पढ़ रहे हो। अभी जैसे कि सबसे पहले मैं पालक डालूँ, फिर उसमें पनीर डालूँ, लास्ट में मसाला डालूँ, कैसे नहीं चलेगा। पालक पनीर बनाने के लिए प्रॉपर स्टेप्स का होना जरूरी है। पहले मसाला जाएगा, फिर उसको भूना जाएगा, फिर पालक जाएगा, फिर पनीर जाएगा और उसको कुछ टाइम तक पकाना पड़ेगा एंड देन यू गेट अ डिलीशियस पालक पनीर। ठीक है दोस्तों। तो सिमिलरली दोस्तों, जब मैं साइंस की बात करूँ ना, तो दोस्तों साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी नहीं होता है। अभी देखो, आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो और उसका आप कोई भी चीज़ स्टेप वाइज कर रहे हो, तो आप कह सकते हो आप उसका साइंस पढ़ रहे हो। अभी देखो, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप हिस्ट्री भी एक स्टेप वाइज पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री को भी साइंस कहा जाता है, क्योंकि आप हिस्ट्री में ऐसे नहीं पढ़ सकते कि भाई पहले ताजमहल बना और बाद में शाहजहां आया। यू नीड टू हैव प्रॉपर सिस्टमेटिक ऑर्डर, सो विच इज वन अरेंज इन अ सिस्टमेटिक मैनर। तो आप कह सकते हो कि आप उसका साइंस पढ़ रहे हो। अरे बाबा, प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी है। साइंस के भी अलग अलग टाइप्स है। वही देखो, साइंस कैन बी रिलेटेड टू मनी या फिर साइंस कैन बी रिलेटेड टू बिजनेस। तो हमने उसको अलग नाम दे दिया, हमने कह दिया कि वो कॉमर्स है। फिर आता है आर्ट्स, यानी कि लाइफ के बारे में, लाइफ की स्किल्स के बारे में या फिर नेसेसरी चीजें एनीथिंग, तो हमने कह दिया कि वो आर्ट्स है। एंड देन कम नेचुरल साइंस, यानी कि नेचर में होने वाले चीज़ों के पीछे के लॉजिक्स और उनके रीजंस को समझते और फिर उन लॉजिक्स और रीजंस को हम एक प्रॉपर वे में अरेंज करके रखते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम नेचुरल साइंस पढ़ रहे हैं। अभी देखो, नेचुरल साइंस में ना 3 ब्रांचेज है। सबसे पहले आता है बायोलॉजी, फिर आता है फिजिक्स, फिर आता है केमिस्ट्री। अभी आप बोलोगे नहीं सर, 4 ब्रांचेस आती है। सबसे पहले आता है बायोलॉजी, फिर आता है फिजिक्स, फिर आता है केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो नहीं दोस्त, मैं मैथमेटिक्स को नेचुरल साइंस में कंसिडर नहीं करूँगी, क्योंकि मैथमेटिक्स इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। क्योंकि मैथमेटिक्स वो कॉमर्स वाले भी यूज करते हैं ना, मैथमेटिक्स आर्ट्स वाले भी यूज करते हैं और मैथमेटिक्स हम साइंस वाले भी यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, तो मैथमेटिक्स को मैं नेचुरल साइंस में कंसीडर नहीं करूँगा। अभी देखो, ये जो 3 ब्रांच है इसमें हम पढ़ते क्या है, तो इन 3 ब्रांच में हम नेचर में होने वाली चीज़ों के पीछे को क्वेश्चंस को ढूंढते हैं, या फिर कुदरत में होने वाली हलचल या फिर उनके पीछे के लॉजिक्स के जब हम स्टडी करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम नेचुरल साइंस पढ़ रहे हैं। अभी देखो, मैं इन तीनों ब्रांच के बारे में ना आपको ऊपर से थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहले लेते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी होता क्या है, यानी कि बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं लाइफ के बारे में, यानी कि लाइफ को कैसे सस्टेन करें, लाइफ को कैसे सर्वाइव करें, यानी हाउ द डिफरेंस फ्रॉम लाइफ ऑन अर्थ, यानी आउटसाइड द अर्थ कैसे सर्वाइव करे, कैसे सस्टेन करे, एटसेट्रा। ये सब हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में। फिर आता है फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम नेचर में होने वाले चीज़ों के पीछे के लॉजिक्स को समझते हैं, उनके पीरियोडिक रिपीटेशन को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं और हर चीज़ के पीछे का क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। अभी केमिस्ट्री पे हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सब्सटेंस के बारे में। यानी कि मैं आपको इस पूरी दुनिया में से कोई भी एक सब्सटेंस ला के दूँ और मैं कहूँ कि चलो आप इसकी स्टडी करो, तब आप कह सकते हो कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। यानी कि जब भी दोस्त मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो आप कह सकते हो कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर। अभी यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है कि भाई मैटर होता क्या है, व्हाट बेसिकली इज मैटर। सो मैटर इज एनीथिंग दैट इज गॉट अ मास, और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए कि ये मार्कर है, वो मैटर है, तो ये कुछ इसका कुछ वजन होना चाहिए और वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये मैटर है। देखो दोस्त, मैं ये नहीं कहता कि मैटर दिखाई देना चाहिए, मैटर नहीं दिखाई देना चाहिए। मैटर में बी विजिबल, मैटर में नॉट बी विजिबल, फर्क नहीं पड़ता, बस उसका कुछ वजन होना चाहिए एंड दैट शुड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम। सो एनीथिंग दैट इज गॉट अ मास एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, तो हम कह सकते हैं कि वो मैटर है। ठीक है गाइस, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे सीख लिया है भाई केमिस्ट्री और मैटर मास और वॉल्यूम होते। तो मैटर में पढ़ते क्या है, तो देखो मैटर में हम 3 चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज और फिर उसका कॉम्पोजिशन। यहाँ पे लिखा है, सॉरी, पहले कॉम्पोजिशन और फिर लास्ट में उसकी प्रॉपर्टीज। तो देखो, अभी मैं आपको
इस पूरे यूनिवर्स में से आपको मैं कोई भी ग्रह से एक सब्सटेंस लाके, तो मान लेते हैं बुध ग्रह से मैंने आपको एक सब्सटेंस लाके दे दिया। अभी ये जो सब्सटेंस है, अभी आप सबसे पहले देखोगे कि भाई इसका बना है, इसकी अरेंजमेंट देखोगे, इसके अंदर प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज है या फिर डिसऑर्डर में अरेंज है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। तो आप क्या करोगे, तो आप सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखोगे। आप किसके बारे में पढ़ाई करोगे, आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करोगे ना। तो सबसे पहले आपने उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, फिर आपको उसका कॉम्पोजिशन देखेगा या कॉम्पोजिशन देखोगे, यानी कि मैंने आपको एक लिक्विड ला के दिया, अभी लिक्विड है आपके पास, तो लिक्विड क्या क्या है, कौन कौन है, यानी कि इनके अंदर हाइड्रोजन है, इनके अंदर कार्बन है, इनके अंदर ऑक्सीजन है, इनके अंदर क्लोरीन है, या फिर ये लिक्विड किसका बना है, तो हम इसकी स्टडी को हम कह देंगे कॉम्पोजिशन। और फिर आता है प्रॉपर्टीज, यानी कि अभी देखो मान लीजिए कि आपके पास एक मैटर है, मैटर की जो प्रॉपर्टीज है उनको हम दो टाइप से, यानी कि सबसे पहले आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस आता है। तो अगर सॉलिड है तो कैसे रिएक्ट करेगा, गैस है तो कैसे रिएक्ट करेगा, लिक्विड है तो कैसे रिएक्ट करेगा। और हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जो आपका मैटर है वो हवा के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, या फिर पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, या फिर किसी के साथ भी कैसे रिएक्ट करेगा, इज इट स्टेबल, इज इट अनस्टेबल, या फिर वो खुद में खुद रहना पसंद करता है, या फिर वो वायलेंटली रिएक्ट करता है। ये सब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो हमने यहाँ पर बहुत पढ़ लिया, अभी केमिस्ट्री के बारे में और मैटर के बारे में बहुत पढ़ लिया। अभी थोड़ा आगे पढ़ते, थोड़ा आगे पढ़ते, यानी कि देखो अगर आपके पास कोई मैटर है, मैटर यानी कि जो मैटर है वो अर्थ पे भी हो सकता है या फिर आउटसाइड दी अर्थ भी हो सकता है, क्योंकि हम पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। तो देखो जो मैटर है, मैटर जब आप मैटर की पढ़ाई करते हो ना, तो मैटर को बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। अभी देखो गाइस, हम यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ेंगे। हम यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, हम केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चलिए अभी देखते आगे बढ़ते। अभी देखो आपके पास जो मैटर है, मैटर अभी देखो वो 4 टाइप का या 3 टाइप का या 4 टाइप का हो सकता है। सबसे पहला हो सकता है इट कैन बी बोज़-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। अभी आप एज अ 11th-12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, अभी आपने लोअर स्टैंडर्ड में ये पढ़ा होगा, या फिर आपको ऊपर यानी कि थोड़ा ऊपर से पढ़ा होगा। अभी देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर 2 साइंटिस्ट के नाम है। सबसे पहले आता है सत्येंद्रनाथ बोस, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, और दूसरा आता है आइंस्टाइन, जिसके बारे में आप तो जानते होंगे। तो इन दोनों महान साइंटिस्टों ने मिलकर न्यू फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर किया, जिसको बाद में नाम दे दिया गया बोज़-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। अभी देखो हमारे लिए एज अ 11th-12th स्टैंडर्ड ये इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि इसके बारे में काफी डिटेल में पढ़ने वाले नहीं है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सॉलिड, फिर आता है लिक्विड, फिर आता है गैस, और फिर आता है प्लाज्मा। अभी देखो मैंने इनको इनकी एनर्जी के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ से यहाँ पर लिखा है, यानी कि बोज़-आइंस्टाइन कंडेंसेशन इज द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, फिर आता है लिक्विड सॉलिड, फिर तो उससे ज्यादा एनर्जी, फिर आता है लिक्विड तो उससे ज्यादा, फिर गैस उससे ज्यादा, और फिर आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ हाई एनर्जी स्टेट। तो अभी हम इस वीडियो में ना ही प्लाज्मा के बारे में पढ़ने वाले हैं और ना ही बोज़-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि एज 11th-12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हमारे लिए सॉलिड, लिक्विड और गैस ये 3 ही काफी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए अब जब 11th में होगे ना, तो आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसमें आप लिक्विड और गैस के बारे में काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और हमारे लिए सॉलिड के लिए हमारे पास एक अलग से सेपरेट चैप्टर होगा सॉलिड स्टेट करके, ठीक है। तो ये जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है ना दोस्तों, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर आपको 11th-12th स्टैंडर्ड में तो बहुत मदद करेगा, लेकिन जब आप जी-नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी मदद करेगा, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर हायर लेवल एजुकेशन पे जाओगे तो वहाँ पर भी ये आपको बहुत मदद करने वाला है दोस्तों। तो हम ना फ्यूचर में हम ना इसकी सॉलिड स्टेट के बारे में एक अलग से वीडियो सीरीज बनाएंगे, तब हम सॉलिड के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखो सॉलिड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अभी देखिए अभी जब हम सॉलिड्स को देखते हैं तो यू वन नोस कि भाई यू गोट अ डेफिनेट शेप, वॉल्यूम, ये सब आप लोअर क्लास में पढ़ चुके, अभी कुछ नया पढ़ते एक्स्ट्रा पढ़ते। तो देखिए ये जो सॉलिड है ना, सॉलिड, तो इसके अंदर जो एटम्स होते हैं, एटम्स वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, यानी कि अभी मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे एटम्स है, सॉलिड्स के एटम्स, तो दे कैन नॉट माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। हाँ वो अपनी जगहों के वाइब्रेट हो सकते हैं लेकिन हिल नहीं सकते। दे कांट माइग्रेट बट दे कैन ओनली वाइब्रेट। ये वर्ड मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दे कांट माइग्रेट, they can only vibrate।
दे कैन ओनली वाइब्रेट। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी सॉलिड को ना बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी देखो, अगर आपके एटम्स का अरेंजमेंट यानी कि अगर आपके एटम्स है वो एकदम प्रॉपर वे में अरेंज होंगे, यानी कि एक एटम्स के पीछे दूसरा एटम, दूसरे एटम्स के पीछे तीसरा एटम, तो आप कह सकते हो कि वो क्रिस्टलाइन वे में अरेंज है। और अगर आपके एटम्स का अरेंजमेंट यानी कि अगर आपके जो सॉलिड है उसके अंदर जो एटम्स है वो कहीं पर भी किधर भी किसी भी जगह किसी भी कोने में किसी भी तरीके से होंगे, तो आप कह सकते हो कि वो एमॉर्फस वे में अरेंज होंगे। अभी आप यहाँ पर देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑर्डर दिखाई देगा और आप यहाँ पर देखोगे तो आपको डिसऑर्डर दिखाई देगा। तो इन शॉर्ट, जब भी आपके सॉलिड्स के अंदर का जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो एकदम प्रॉपर ऑर्डर में हो यानी कि प्रॉपर वे में हो, तो आप कह सकते हो कि वो क्रिस्टलाइन वे में अरेंज है। और अगर डिसऑर्डर में, अगर आपके सॉलिड्स के अंदर जो एटम्स है उनका अरेंजमेंट डिसऑर्डर वे में अरेंज हो, तो आप कह सकते हो कि वो एमॉर्फस वे में अरेंज है। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों, हम अपने नेकेड आई से पता नहीं लगा सकते कि सॉलिड के अंदर अपने एटम्स से उनका अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन वे में अरेंज है या फिर एमॉर्फस वे में अरेंज है। अभी आप बोलोगे कि नहीं सर, हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि अगर टच करने से क्रिस्टल जैसा फीलिंग आया तो क्रिस्टलाइन होगा, और टच करने से अगर पाउडर जैसा या फिर आटे जैसा फीलिंग आया तो वो एमॉर्फस वे में अरेंज होगा। यस, यू आर करेक्ट समवेयर, बट नॉट, यू आर नॉट करेक्ट 100%, क्योंकि अगर आपको सॉलिड्स के अंदर जो क्रिस्टलाइन वे में अरेंज है या फिर एटम्स वो एमॉर्फस वे में अरेंज है पता लगाना हो, तो आपको एटॉमिक्स लेवल पे जाके उनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल बाय आवर नेकेड आई। अरे भाई, आपकी आंखों में टेलीस्कोप लगा है क्या? नहीं लगा ना। तो हम कैसे पता लगा है कि भाई सॉलिड के अंदर जो हमारे एटम्स है वो क्रिस्टलाइन वे में अरेंज है या फिर एमॉर्फस वे में अरेंज है? तो ये जब हम सॉलिड स्टेट की वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे तब हम काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हमारा जो सॉलिड है उसके अंदर जो एटम्स है वो क्रिस्टलाइन वे में अरेंज है, एमॉर्फस वे में अरेंज है, बिना मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देखे या फिर बिना आंखों में टेलीस्कोप लगाए। तो गाइस, आपको यहाँ पर सॉलिड के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग अप टू लिक्विड। अभी ये जो हमारा लिक्विड स्टेट है, लिक्विड, अभी आपको सबको तो पता है कि सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड बनता है। ठीक है, तो अभी कुछ देखो आखिर कुछ नया पढ़ते हैं। अभी जो हमारे जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड उसके अंदर जो एटम जो हमारे एटम्स है, हमारे जो आयन से, जो हमारे जो मॉलिक्यूल है, लिक्विड के अंदर कुछ भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है, आयन्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। सो जो लिक्विड हमारे जो आयन है, आयन से लिक्विड के अंदर जो एटम्स है वो जो कुछ भी हो अपनी रैंडम मोशन में होते हैं, यानी कि यहाँ से वहाँ यहाँ घूम रहे होते हैं। एक ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमारे लिक्विड के अंदर जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल होता है या फिर आयन कुछ भी हो सकता है, हम उसको कहेंगे कि पार्टिकल्स। जो हमारे जो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमारे जो पार्टिकल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, यानी कि वो फ्लो कर सकते हैं, हम उसको माइग्रेशन भी कह सकते हैं। हम यहाँ पर यूज करेंगे फ्लो वर्ड। हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं पार्टिकल्स कैन फ्लो। हम यहाँ पर जो एटम से मॉलिक्यूल है, आयन से, उसको हम पार्टिकल्स कहेंगे, पार्टिकल्स कैन फ्लो। हम यहाँ पे दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं, माइग्रेट। ठीक है दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम आते हैं गैस के ऊपर। सिमिलरली जब लिक्विड की बात करें तो सिमिलरली गैस में भी सब ऐसा ही होता है, क्योंकि गैस के अगर आपने कंटेनर में गैस लिया तो जो आपके गैस के अंदर जो आपके एटम्स होते हैं वो अपने रैंडम मोशन में होते हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे होते हैं, जिसको हम कहेंगे कि फ्लो कर रहे होते हैं। इसीलिए हम लिक्विड और गैस को हम कहेंगे फ्लूइड से। यानी कि लिक्विड और गैस में एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम फ्लूइड्स कहते हैं। इट्स ओनली फॉर लिक्विड एंड गैसेस, क्योंकि हम सॉलिड को ऐसा फ्लूइड्स नहीं कह सकते, क्योंकि हम बोलते हैं कि भाई गैस का फ्लो, लिक्विड का फ्लो, हम ऐसा नहीं बोलते कि भाई सॉलिड का फ्लो। सो इट्स ओनली फॉर लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है दोस्तों, तो अभी मेरा ये उम्मीद रखता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। तो अब हम इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय दोस्तों, टेक केयर।